हाँ जी, तो हम कर रहे थे, ये गौड़ जनजाति की बात कर रहे थे, उसमें हम चल रहे थे समाज एवं संस्कृति में। तो समाज एवं संस्कृति में मैंने बताया था आपको कि इनके परिवार का मुखिया जो होता है वो पुरुष होता है, और अचल संपत्ति यानी कि ज़मीन जायदाद जो भी है वो पुत्र के नाम की जाती है, और बुजुर्ग जो होता है वो घर का मुखिया होता है। अब पहला समाज और संस्कृति में पहला पॉइंट है विवाह। विवाह समारोह किसी भी जल स्रोत या नदी के तालाब के निकट करते हैं ये लोग। प्रकृति से बहुत प्रकृति के प्रेमी होते हैं ये, या आम के पेड़ के नीचे करते हैं। और इनमें बहुत तरह के विवाह प्रचलित हैं, जैसे सेवा विवाह, विनिमय विवाह और हरण विवाह, विधवा विवाह। और विवाह के समय कोई अनिष्ट नहीं हो, कुछ अनहोनी नहीं हो, इसीलिए जैसे हम लोगों के भी विवाह में हम देवताओं को याद करते हैं, देवताओं के गीत गाते हैं ताकि कोई अनिष्ट ना हो विवाह जैसे शुभ कार्यक्रम में। तो ये भी रामधुनी का आयोजन करते हैं विवाह के समय। उसके अलावा इनकी भाषा जो है वो गौड़ी बोली है। गौड़ी बोली कौन कौन सी भाषाओं से मिलके बनी है? द्राविडियन भाषा जो है उसमें तमिल और कन्नड़ की दोनों मिश्रित भाषाओं का इसमें बोली में आपको दिखेगा। उसके अलावा कई गौड़ जो है वो हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तेलुगु भी बोलते हैं। और साक्षरता का स्तर इनमें बहुत कम होता है, ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं, और महिलाएं तो बिल्कुल ही कम शिक्षित होती है, नगण्य यानी बिल्कुल नहीं होती है। अब उसके अलावा मनोरंजन के साधनों में इनके नृत्य और गीत हैं। पूर्णिमा को रात में ये गायन और नृत्य करते हैं। और एक इनकी गायक जाति है जो गीत गाती है, उसको धूलिया कहते हैं। और एक इनके जो प्रधान होते हैं वो कथाएं कहते हैं, जो इतिहास की और परंपरागत पुरानी इनकी कथाएं होती हैं उसको ये कहते हैं। और मनोरंजन के लिए मुर्गे लड़ाते हैं ये। तो इनकी जो प्राचीन कथाएं हैं उनमें प्रधान में कथाएं हैं कि इनको भी जो गौड़ जनजाति के जो देवता थे, यानी जो इनके पूर्वज थे, उनको उनकी माताओं ने उनको त्याग दिया था। तो उसके बाद पार्वती जो महादेव की पत्नी है, पार्वती जी, उन्होंने इनको शरण दी थी। और शिवजी ने इनसे नाराज़गी हो गई थी, इसलिए शिवजी ने इनको कहते हैं कि गुफाओं में बंद कर दिया था। बाद में किसी ने, इनकी जाति के ही किसी व्यक्ति ने उसको इनको बाहर निकाला, और ये 4 समूहों में कहते हैं गुफाओं से बाहर आए। तब से ये 4 समूहों में ही बटे हुए हैं। तो ये गौड़ जो हैं इनके 4 वर्ग होते हैं, और वर्गों को इनमें सगा कहते हैं। तो ये कथाएं जो हैं किंवदंतियाँ हैं, पुरानी हैं, सत्यता का इसमें कोई ज़्यादा प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं होता है। तो जो कथाएं कहता है वो प्रधान है। उसके अलावा हम इनके पूजा पाठ की बात करें तो ये प्रकृति के तो पूजक हैं ही हैं। उसके अलावा इनके कुछ स्वयं के लोक देवता हैं, जिसमें बड़ा देव, श्री शंभू महादेव, परशापैन, शीतला माता, छोटी माता, ये सब इन देवताओं की पूजा करते हैं। और इन देवी देवताओं को ये भेड़ बकरियों की बलि भी चढ़ाते हैं, और प्रकृति के पूजक होते ही हैं। और काली दंतेश्वरी माता और बड़ा देव को ये नर की बलि तक देते हैं। और जादू टोने में विश्वास करते हैं, ये रात को जागरण करते हैं, और मृत शरीर को जलाते भी हैं और दफनाते भी हैं। कुछ गौड़ जलाते हैं, कुछ दफनाते हैं। और इनकी नज़र में धर्म के मामले में ये मानते हैं कि आत्मा जो होती है वो अमर है, और ये इनकी बहुत बड़ी मान्यता है। अब है इनमें जो व्यक्ति गांव का मुखिया होता है उसे ये या तो पटेल कहते हैं या मुखादम कहते हैं, गांव के मुखिया को। और गांव का जो चौकीदार होता है उसे कोतवार कहा जाता है, कोतवार। और गांव का जो पुरोहित या पुजारी होता है उसको देबारी कहा जाता है। और आपसी विवादों का निपटारा इनमें छोटी जो पंचायतें होती है वो करती हैं, इनके जो भी निपटारा होता है वो। अब ये तो हमने गौड़ की जो परंपरागत जो इनकी जाति की विशेषताएं चलती आ रही है वो सारी बात की हमने। अब हम बात करेंगे आधुनिक संस्कृति से संपर्क। जैसा कि आपने देखा कि सभी जो जातियां हैं उन सभी जनजातियों का लगभग जो पॉइंट है याद करने के वो सेम है। उनके निवास क्षेत्र, उनकी आर्थिक गतिविधियां, उनकी समाज और संस्कृति, उनकी पूजा, उनके जो व्यवहार हैं, रीति रिवाज हैं। उसके बाद उसका सबसे लास्ट टॉपिक हर जनजाति का जो है वो आधुनिक संस्कृति से संपर्क आया है। तो गौड़ जनजाति का भी आधुनिक संस्कृति से संपर्क है। अब ये आखेट तो बहुत कम हो गया, तो खेती के साथ साथ अब ये खदानों
यानी खानों के अंदर और विनिर्माण उद्योगों में श्रमिकों का भी काम करने लग गए हैं। नई व स्थायी बस्तियां और अस्पताल इनके क्षेत्रों में बनने लग गए। विद्यालय, बाजार, बैंक, पंचायत सभी इनके क्षेत्रों में बनने लग गई है। यानी कि इनके जीवन में अब सुधार आ गया है बहुत, और सुविधाएं इनको मिलने लग गई है। जीवन शैली में इनके बदलाव आ गया है। ये शिक्षित होने लग गए, इनके शिक्षा का स्तर ऊंचा होने लग गया है। सरकार ने इनकी एक जो प्रथा थी, तो जो दासता की प्रतीक थी कबाड़ी प्रथा, को पूर्ण रूप से सरकार ने बंद कर दिया गया। कबाड़ी प्रथा के अंतर्गत ये होता था कि कोई व्यक्ति जो गरीब होता था वो अपनी ज़रूरत के लिए महाजन से, साहूकार से धन लेता था, तो उस धन के बदले में वो कर्ज नहीं चुका पाता था तो साहूकार उसे अपना दास बना लेता था। तो ये प्रथा जो है सरकार ने अब बंद कर दी है। इसको ये कबाड़ी प्रथा के नाम से जानते हैं। सरकार ने इस जनजाति को अब अनुसूचित की श्रेणी में डाल दिया है, और उसके बाद अनुसूचित जनजातियों को जो भी सुविधाएं सरकार देती है वो सारी सुविधाएं इस जनजाति को मिलती है। तो आज आपके ये जो दूसरा अध्याय है वो समाप्त हो जाता है। दूसरे अध्याय में हमने विश्व में जितनी भी बड़ी बड़ी जनजातियाँ उनके बारे में जाना, क्योंकि मानव भूगोल में हम मनुष्य के बारे में जानते हैं, मनुष्य के क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं। तो ऐसे मनुष्यों के बारे में जानना जो अभी भी पुराने तरीके से, आदिम तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये चारों जनजातियाँ आपको हमने बताई। इन चारों में से एस्किमो, बुशमैन और भील और गौड़, ये चारों जनजातियाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप देखें तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके एस्किमो और बुशमैन से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ आपका जो अध्याय सेकंड है वो पूरा होता है। और इसमें आप देखिए, आज मैंने जो आपको पढ़ा है उसमें आपके जो प्रश्न बनते हैं इम्पॉर्टेंट, वो आपको देखने हैं। तो ये जो प्रश्न हैं वो आपको करने हैं, इनके उत्तर, ये नोट्स भी आपको लिखने हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर करके अच्छी राइटिंग में आपको इसकी एक फ़ोटो भेजनी है ग्रुप के अंदर। तो आप प्रश्न देखिए। कोदू व कुटकी किस जनजाति के प्रमुख खाद्यान्न हैं? गौड़ जनजाति के निवास क्षेत्र कौन कौन से हैं? गौड़ जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों पर टिप्पणी लिखिए। गौड़ जनजाति के समाज और संस्कृति का वर्णन कीजिए, और गौड़ जनजाति में पुजारी को क्या कहते हैं? इसी के साथ आज की आपकी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।